हेलो बच्चों। तो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का आज लेक्चर नंबर 5 है। क्या है? लेक्चर नंबर 5। और इधर क्या लिखा है? लेक्चर नंबर 4। तो ये है एक्चुअली लेक्चर नंबर 5। ठीक, लेक्चर नंबर 5। ओके। तो भाई देखो, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरह से बात कर ली। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब जहां पे बात फाइनेंस किया जाए। भाई आपको अपनी कम्युनिटी फार्मेसी खोलनी है तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने रहता है पैसे का। अगर पैसा नहीं है या पैसा है अगर आपके पास, उसको सही से प्लानिंग नहीं करी गई है तो भी आपको काफी लॉस हो सकता है, काफी नुकसान उठाया जा सकता है। तो एज ए फार्मासिस्ट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो आज हम इस लेक्चर में यही देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से की जाए कि नुकसान हमारा ना हो, है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में इस पूरे लेक्चर में बात करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, वो है अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी डे बुक, कैश बुक। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बारे में उसके बाद। ठीक है, तो मीन्स 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन हर हाल में आता है, याद रहे, हर हाल में एक क्वेश्चन आता है। तो चलो भाई शुरू करते हैं भाई फाइनेंशियल प्लानिंग की बात। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो फाइनेंस जो है किसी भी सेटअप को, चाहे कम्युनिटी फार्मेसी का सेटअप हो, चाहे आपके घर का सेटअप हो, चाहे घर के अंदर किचन का सेटअप हो, ठीक, मींस कुछ भी सपना अगर आपका है, उसको अगर सेटअप करना है, मार्केट से कुछ खरीदना है, तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अब ये सोच के देखो, इस पूरे टॉपिक में सिर्फ दिमाग में एक चीज रखना कि तुम्हें डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद अपनी खुद की फार्मेसी खोलनी है। तो जो फाइनेंस है, जो मैं बता रहा हूं, क्या इसी तरह यूटिलाइज होता है? अगर होता है, और ऐसे ही करना क्योंकि होता है, राइट, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और याद आसानी से हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो भाई न्यू कम्युनिटी फार्मेसी इन ऑर्डर टू मेंटेन द मेडिसिन, भाई नया सेटअप लगाओ, उसके बाद जो मेडिसिन का स्टॉक है वो मेंटेन रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अब भाई अकेले मेडिसिन का एक्सपेंस ही थोड़ी है, भाई जो इंसान रहेगा उसकी सैलरी भी दोगे, भाई दोगे कि नहीं दोगे, टैक्स भी दोगे, है ना, इंश्योरेंस भी कराओगे, और भी मिसलेनियस बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं स्टॉक मेंटेन करने के साथ साथ। मींस कुछ तो आपकी जरूरत है और कुछ आपकी लायबिलिटीज है, मींस आपने जरूरत बना रखी है उनको। तो ये सारी चीजें हम फाइनेंशियल प्लानिंग में देखेंगे कि कहां पे पैसा रिड्यूस कर सकते हैं, कहां पे हम बचा सकते हैं, कहां पे लॉस। क्योंकि देखो, कोई ऐसा नहीं जो हम में से कोई अदानी अंबानी के घर का नहीं है, राइट, सीधी सी बात है। तो किसी के पास इतना पैसा नहीं, जिनके पास अपना खुद की कम्युनिटी फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, उनका तो चलो ठीक, लेकिन उनका भी क्या, भाई कोई ना कोई तो बैठ रहा है। तुम अपना खुद का सेटअप करने की कोशिश करोगे कि नहीं, तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। और फाइनेंस कहां से आएगा? भाई चलो कहीं से बैंक लोन ले लोगे, या जिनके पास अपना खुद का सेटअप है उसके बिहाफ पे वो लोन ले सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से इन्वेस्ट ना किया जाए तो वो जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नुकसान में बदल सकता है, बराबर। तो पहली चीज तो पर्पस क्या है भाई फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्यों करते हैं हम? तो पर्पस क्या है? पहले तो भाई जमीन खरीदोगे, लैंड, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे, जो रिक्वायरमेंट है वो मशीनरीज आएंगी, जो जरूरत है वो इक्विपमेंट आएगा। भाई फाइनेंस चाहिए ना इनके लिए। जमीन खरीदो, दुकान बनवाओ, स्टॉक लेके आओ, इक्विपमेंट लेके आओ, जिन जिन चीजों की जरूरत है। परचेज द रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल, जो जरूरत है, अगर कंपाउंडिंग करनी तो रॉ मटेरियल, नहीं तो रेडीमेड दवाएं। जो इसको काम पे रखा है उसकी सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन, और भी बहुत सारे इंसिडेंटल चार्जेस हैं जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं।
स्टॉक जो रखा है वो स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत है ताकि सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट हैम्पर्ड ना हो और ये मेंटेन्ड बनी रहे, राइट। तो इन सब चीजों के लिए हमको क्या, पैसे की आवश्यकता होगी। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? भाई बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, हमारा कम पैसा खर्चा हो, हमारा फायदा ज्यादा हो, यही मेन प्रॉफिट है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो भाई द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ किसी भी बिजनेस का एक्वायर्ड प्रॉफिट एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैक्सिमाइज प्रॉफिट विद एप्रोप्रिएट स्पेंडिंग। कहने का मतलब हमारा खर्चा कम लगे और हमारी प्रॉफिट ज्यादा हो। किसी दुनिया का कोई भी बिजनेस, ये सिर्फ कम्युनिटी फार्मेसी की बात नहीं की जा रही है, कहीं पे भाई आज आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके घर वालों ने आप पे पैसा लगाया है। अब डिपेंड ये करता है कि तुम उनके पैसे का यूटिलाइजेशन कर रहे हो कि नहीं। अगर सिर्फ घूम रहे हो तो यूटिलाइजेशन, उन्होंने तुम पे पैसा लगाया कि आने वाले समय में जिस चीज के लिए उन्होंने तुम पे इन्वेस्ट किया है उसका आउटपुट उनको मिले। तो कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में अगर पैसा कोई लगाता है तो सिर्फ किस लिए, प्रॉफिट के लिए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही है कि प्रॉफिट को कितना ज्यादा मैक्सिमाइज किया जा सके, कितना कम पैसा लगा के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट गोल इज द प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, मींस कहीं पे भी गलत जगह पैसा न लग जाए। बहुत सारे लोग हैं पैसा लगाते हैं इधर उधर, लेकिन कहीं गलत जगह लगा दिए तो पैसा डूब जाएगा। तो प्रॉपर मोबिलाइजेशन और सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक दवा को ढेर सारा स्टॉक लेके आ गए और जो जरूरत है वो पैसा, भाई उसके लिए भी तो जरूरी है प्लानिंग। इन्वेंट्री सही तरीके से मेंटेन करना। भाई कुछ दवाएं सस्ती होती, कुछ दवाएं महंगी होती हैं। अगर सारी महंगी वाली दवा ले आओगे तो सस्ती दवाएं, मीन्स आपको मेंटेन। तो प्रॉपर मोबिलाइजेशन मीन्स प्रॉपर पैसा सभी जगह प्रॉपरली जितनी जरूरत उतनी लगानी चाहिए। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। बिना पैसे के सर्वाइवल बिजनेस का नहीं हो सकता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नीड टू एस्टेब्लिश कोऑपरेशन बिटवीन किसके, फाइनेंशियल जो डिसीजंस एरिया हैं आपके एंड अदर सपोर्टिव डिसिप्लिन्स। मींस सही तरीके से जो भी आपके, देखो सबसे बड़ी चीज है कि आपका बिजनेस रहेगा या डूब जाएगा। आप बिजनेस करते समय जो भी फाइनेंस के डिसीजन है वो डिसीजन किस तरीके से लेते हो। तो फाइनेंशियल डिसीजन के बेस पे, राइट, ये डिपेंड करता है कि आपका जो सपोर्टिव डिसिप्लिन है किसको लेके, फाइनेंस को लेके, फाइनेंशियल डिसीजन को लेके, वो कितना सही है। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट में। जैसे अकाउंटिंग आपका ठीक है कि नहीं, मार्केटिंग और प्रोडक्शन सब कुछ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी को चलाने के लिए, इस बात का एश्योरेंस होता है कि आपने जो पैसा लगाया है वो सेफ है, वो पैसा डूबेगा नहीं और पैसा वहां से लेके आएगा, राइट। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। ओके, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या हैं? तो पहली चीज तो फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग। आज की प्लानिंग करेंगे और पैसे को इकट्ठा करेंगे कल के जो हमारे प्लान है उनको पूरा करने के लिए। यही बेसिक ऑब्जेक्टिव हर किसी का होता है। भाई आज के जो रोजमर्रे के खर्चे हैं हमारे बिजनेस को चलाने के, चाहे सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे स्टॉक मेंटेनेंस रिलेटेड हो, इन्वेंट्री मेंटेन करने से रिलेटेड हो, मिसलेनियस खर्चे निकाल के हम बचत किस लिए करते हैं? ताकि हमने कुछ सपना देख के रखा है कि अपने बिजनेस को हम बड़ा करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे। ठीक, जो हमारी फोरकास्टिंग है कि भविष्य में हम इसको इतना बड़ा लेके जाएंगे, उसके लिए जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल कंपोजिशन, कितना कैपिटल कंपोजिशन आपका है और वो सही है कि नहीं, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है। फंड का सही इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आ रहा है वो सही जगह लगा रहे हो कि नहीं। मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी, जो आपके पास पैसा है, जो रनिंग में पैसा है, लिक्विड में पैसा है,
वो पैसा प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा का सारा फिक्स डिपॉजिट कर दो या गलत जगह लगा दो, फिर आपको स्टॉक मेंटेनेंस इन्वेंट्री की जरूरत है तो आपकी जेब में पैसा नहीं। अल्टीमेटली शॉप कम्युनिटी फार्मेसी का जो लिक्विडिटी है, जो लिक्विड में पैसा है, रनिंग में है, वो पैसा मेंटेन होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका स्टॉक नहीं मेंटेन होगा। दूसरा, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सरप्लस चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका डिस्पोजल बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल कंट्रोल, जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो खर्चे कम करने होंगे कैसे भी करके, इसी के लिए तो प्लानिंग करनी है। ओके, फिर बात करते हैं हम फाइनेंशियल डिसीजन की। सबसे ज्यादा पूरी कम्युनिटी फार्मेसी, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई भी बड़ा बिजनेस चलाने के लिए ये डिसीजंस बहुत जरूरी हैं, और ये डिसीजन अगर गलत हो गया कोई भी डिसीजन तो अच्छे अच्छे बिजनेस बैठ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक कंपनी है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, रैनबैक्सी। एक समय हुआ करता था जब हम लोग पढ़ते थे, जब फार्मेसी करते थे, तो जो कंपनी थी उस टाइम पे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों की ड्रीम कंपनी हुआ करती थी। क्या ड्रीम कंपनी, कि कभी मौका मिला तो हम भी इस कंपनी में काम करेंगे। लेकिन कुछ उनके फाइनेंशियल डिसीजंस सही नहीं थे, प्रॉब्लम्स थी, डिसिप्लिन सही नहीं था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या हो गई, इसमें ताला लग गया। कहते बड़ी बड़ी रियासतें लुट जाती हैं। भाई बाप दादा ने हजारों करोड़ की संपत्ति बना के रखी, अगर बच्चा काबिल नहीं हुआ तो संपत्ति भी बेच लेगा। समझे? तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल डिसीजंस। तो 4 तरह के मेन फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेने रहते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट में फर्म में अवेलेबल जो फंड है, जो एसेट्स हैं, या जो आपके पास लिक्विड में पैसा है, वो कहां पे आपको लगाना चाहिए। मींस अगर कम्युनिटी फार्मेसी की बात करें तो हमने एबीसी एनालिसिस देखी, एबीसी एनालिसिस देखी, हमने वीईडी एनालिसिस देखी। तो इन चीजों को कंपैरिजन करके ये थ्योरी क्यों पढ़ाई गई, क्योंकि इनका कंपैरिजन करके हमको सही जगह पे पैसा लगाना है। फाइनेंशियल डिसीजन, भाई इन्वेस्ट तो सही जगह करो, उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन कि कहां से पैसा इकट्ठा किया जाए, लॉन्ग टर्म सोर्स फंड के कौन से हैं, कहां से हमको लंबे समय तक पैसा आता रहेगा, तो सही तरीके से फाइनेंशियल डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है तो जो लोग इंप्लॉई हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट एज ए डिविडेंड उनको भी देना चाहिए, ताकि उनका इंकरेजमेंट बढ़ा रहे और वो और लगन से काम करें। राइट, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी पार्ट होता है कि अगर एनुअल इनकम आपका प्रॉफिट पिछले साल से कंपेयर किया जाए, अगर बढ़ता है तो क्या अपने एम्प्लॉय में भी ये पैसा बांटना चाहिए। फिर वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो आपका काम चल रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट द फर्म आर एबल टू कंटिन्यूअस ऑपरेशन मींस सफिशिएंट कैश फ्लो। जो आपका काम चल रहा है, जो कम्युनिटी फार्मेसी आपने चला रखी है, उसके लिए जो वर्किंग में जितना पैसा चाहिए स्टॉक मेंटेन करने के लिए, कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन भरा जाए, फिल किया जाए, और भी जो भी मिसलेनियस खर्चे वो सारे सही तरीके से चल पाए। मींस ये वर्किंग कैपिटल, जो करंट में आपकी कैपिटल है, इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ये डिसीजन बहुत जरूरी है कि ये सही तरीके से ऑपरेशनल होना चाहिए। मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के लिए जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो जरूरी हैं, उनको आप बंद नहीं कर सकते। उनको बंद करोगे तो आपके बिजनेस में ताला लग जाएगा। राइट, तो फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत जरूरी होते हैं लेने। अब फाइनेंशियल कंट्रोल की बात की जाए। फाइनेंशियल कंट्रोल की कुछ तरीके हैं, कैसे करोगे। भाई कोई जिन तो है नहीं आपके पास कि भाई जिन देख के आओ, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो कम्युनिटी फार्मेसी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे इंडस्ट्री हो, जहां मेंटेन किए जाते हैं, जहां भी पैसे का आना जाना रहता है वहां पे कुछ चीजें मेंटेन की जाती हैं। उनको देख के पता लगाया जा सकता है कि भाई हमारे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, या
कहाँ पे एक्सपेंसेस को हम कम कर सकते हैं, राइट। जैसे घरों में क्या करते हैं, घरों में यूजुअली जिनके घर में खर्चे ज्यादा होते हैं या दिमाग नहीं काम करता है, यार बहुत खर्चे हो गए, जैसे कभी कभी हम ही हैं, इस महीने यार बहुत ज्यादा खर्चा हो गया या लगातार कई महीनों से पैसा नहीं बच रहा है, तो क्या करते हैं, एक काम करो, लिखना शुरू करते हैं, है ना। डायरी बनाई, कोई भी एक्सपेंस होगा लिखना शुरू करो। लिखने से क्या होगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ पे क्या खर्चा किया, और फिर हम प्लान कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा खर्चा इस बार नहीं करना है। वही सेम चीज जो हम घर में करते हैं, वही सेम चीजें हम यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी में करेंगे। तो फाइनेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो बहुत सारे टूल्स हैं, मैनी टूल्स, वे आर द एक्सरसाइजिंग द फाइनेंशियल कंट्रोल। सम ऑफ देम मींस कुछ हैं ऐसे जो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के लिए नहीं है भाई, लेकिन कुछ हैं जो मैनेजमेंट के लिए हैं, तो वो हम ध्यान से पढ़ेंगे। मैनेजमेंट टूल बहुत है, लेकिन जो कम्युनिटी फार्मेसी के लिए यूजफुल हैं हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। वैसे तो टूल्स बहुत है इंडस्ट्री को लेके, है ना, बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिसेस को लेके, कारपोरेट इंडस्ट्रीज को लेके हैं, लेकिन हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, कम्युनिटी फार्मेसी से। सबसे पहले बैलेंस शीट, कहीं किसी भी कंपनी में खर्चे कितने हैं, कितना खर्चा है ये जानना है, अगर कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट मंगवा लो। ये चाहे कॉलेज का हो, चाहे आपकी कम्युनिटी फार्मेसी का हो, चाहे किसी कारपोरेट ऑफिस का हो, सबके लिए कॉमन है बैलेंस शीट। तो भाई अब क्वेश्चन ये है कि ये बैलेंस शीट क्या होती है, तो बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जिसको हमें कंट्रोल करना है। तो बैलेंस शीट बेसिकली जो भी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक लिमिटेड टाइम में, ठीक, जो भी फाइनेंस हुआ, जिस दिन चाहो उस दिन की बैलेंस शीट मंगवा लो। ओके, तो कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल समरी होती है, कितना भाई हमने इतना पैसा दिया, कहां कहां पैसा खर्चा हो बताओ, तो मांगने जाओगे तो सबसे बढ़िया क्या, बैलेंस शीट दिखा दो, बराबर। हाँ, एक मूवी आई थी अमोल पालेकर की, अगर देखी हो तुम में से तो किसी ने, गोलमाल, है ना। अब तो बहुत सारी गोलमाल आ गई हैं, लेकिन रियल वाली जो गोलमाल है, एक पुराने हीरो अमोल पालेकर, बड़ी अच्छी एक्टिंग है। कभी देखना, वो जब नौकरी करने जाते हैं किसी फर्म में, तो वहां पे उसको दिखाया जाता है वहां की बैलेंस शीट, ठीक, और बैलेंस शीट देखते ही वो बता देता है कि हमारा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे हम इतना भाई वहां से हम लोन ले रहे हैं तो हमको इतने % टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है या इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है। तो वो कैसे पता चला, वो बैलेंस शीट देख के पता चला, राइट। खैर, इसमें बैलेंस शीट में क्या है, जितना भी एसेट्स है और जो लायबिलिटीज हैं, वो सब कुछ, मींस हमने जो पैसा कंपनी में लगाया, वो पैसे से आपने क्या कुछ खरीदा, क्या कुछ एक्सपेंस किया, वो सब कुछ है उसमें। ओके, तो इंक्लूड एसेट्स ऑन वन साइड, जो भी एसेट्स खरीदे गए, एसेट्स बोले तो जो परमानेंट एसेट्स है, चाहे कोई इक्विपमेंट हो, चाहे कोई मशीनरी हो, चाहे कोई कमरा बनाया गया हो, मींस परमानेंट, जिसको हम अचल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसेट्स को एक तरफ लिखते हैं, और ये लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज मींस इन एसेट्स को चलाने के लिए या कम्युनिटी फार्मेसी चलाने के लिए बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, ठीक। तो इन दोनों चीजों का आइडिया कहां से, भाई यही दो जगह पैसा खर्चा होगा, या तो एसेट बनाओगे या लायबिलिटी में खर्चा करोगे। ये दोनों चीजों की जानकारी कहां से मिल जाएगी, बैलेंस शीट से मिल जाएगी। इट गिव्स द आइडिया अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल पोजीशन, ये बताता है, क्या आइडिया बताता है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन किसी कंपनी की क्या है, अलोंग विद कितनी इनकम का कैश फ्लो है, कैश फ्लो कितना हो रहा, कितना आवन जावन है पैसे का। ओके, ये बैलेंस शीट से। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स बोले तो जो इन्वेंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल, या जो इक्विटी शेयर्स है, भाई शेयर मार्केट आपने खेला होगा, है ना, जैसे कहते हैं टाटा के शेयर ले लो, ठीक। किसी समझदार इंसान ने कभी कहा था कि आज की डेट में मान लिया तुमने 6 लाख की टाटा पंच ले ली, क्या किया, देखो चूंकि फाइनेंस की बात है इसलिए समझा रहा हूं चीजों को, समझो। अगर मान लिया तुमने 6 लाख की
टाटा पंच ले ली आज, या कोई दूसरी गाड़ी ले ली, ये गाड़ियां क्या हैं, ये जरूरत नहीं है, लाइबिलिटीज हैं। ठीक, तो भाई टाटा पंच 6 लाख की ले ली, एक तरफ पंच है, दूसरी तरफ 6 लाख के टाटा मोटर के शेयर ले लिए, टाटा मोटर के शेयर ले लिए, है ना, इक्विटी शेयर ले लिए 6 लाख की। 5 साल बाद ये 6 लाख की टाटा पंच बेचोगे जाके तो शायद कोई 2 लाख रुपए नहीं देगा, शायद कोई 2 लाख रुपए नहीं देगा। लेकिन 5 साल बाद टाटा मोटर के शेयर 6 लाख के लोगे तो मे भी इस बात के चांसेस हैं कि ये शेयर आपको 50 लाख भी दे सकते हैं, 50 लाख भी दे सकते हैं ये 6 लाख के शेयर, बराबर। तो कहने का मतलब ये कि पैसे को हमेशा सिर्फ कमाने से मतलब नहीं होता, सही जगह इन्वेस्ट करने से मतलब होता है। पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां से इन्वेस्टमेंट, जहां से पैसा आए। एक चैनल है मेरा, अगर किसी ने देखा हो तो, एवी मोटिवेशन, एवी मोटिवेशन, है ना। अभी रिसेंटली मैंने उसी में डी फॉर्म करें या बी फॉर्म करें, है ना, लोगों बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, डी फॉर्म करें या बी फॉर्म करें। रिसेंटली मैंने उस पर वीडियो पोस्ट किया, ड्रग स्टोर कैसे खोलना है उस पर वीडियो पोस्ट किया। तो उसमें मैंने शेयर मार्केट से रिलेटेड काफी चीजें बता रखी हैं, राइट, कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या होती हैं ये सारी चीजें। अगर किसी को बेसिक आइडिया चाहिए तो आप देख सकते हो। खैर ठीक है, तो इन्वेंट्री हो गया, अकाउंट हो गया, जो इक्विटी शेयर कैपिटल्स हैं, ठीक, जो ये बात हुई काहे की, ये बात हुई आपकी एसेट्स की, है ना, ये बात हुई एसेट्स। एसेट्स में क्या आया, जो इन्वेंट्री है, जो दवाएं आपने ले रखी हैं, अकाउंट में जो चीजें हैं, जो रिसीवेबल है, इक्विटी जो शेयर आपने खरीद के रखे हैं, ये एसेट्स ही तो हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या है भाई, बात करते हैं लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी जैसे अकाउंट पेबल, जो हम पैसा सैलरी में दे रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, या कस्टमर को जो पैसा दे रहे हैं हम, है ना, कस्टमर डिपॉजिट, ये सब लायबिलिटीज। लायबिलिटीज टाइटल विल कवर द शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड द करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, ऑल द करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, इंटरप्राइज आर मेट। तो देखो, जो लायबिलिटी, जैसे गाड़ी हमने खरीदी जरूरत के हिसाब से, ठीक, तो हम तो मोटरसाइकिल से भी चल सकते हैं, लेकिन ना हम 75 लाख की गाड़ी से चलेंगे तो वो लायबिलिटी हो गई। अब 75 लाख की गाड़ी ले लिया आपने, पता लगा 5 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर जाने के लिए 100 रुपए का तेल डलाते हो, ये लायबिलिटी हो गई, मीन्स उसकी जरूरत नहीं है आपकी, वो आपने शौक के लिए ले रखी है, ये लायबिलिटीज है। उसके बाद नहीं भी चला रहे हो, उसके बाद भी 75,000 रुपए इंश्योरेंस दे रहे हो महीने का, सॉरी साल का, सर्विसिंग करा रहे हो 25-30 हजार उसका दे रहे हो, तो ये सब क्या है, ये लायबिलिटीज हैं, जिसको बोलते हैं सफेद हाथी है, खड़े खड़े पैसा खर्चा करा रहे हैं। तो देखो, हमने कहा एक तरफ एसेट्स रहते हैं और एक तरफ लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। तो करंट एसेट की बात किया जाए, जैसे कोई अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, प्रिटी कैश हो गया, जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं ना, प्रिटी कैश, ये सारे अकाउंट वगैरह हम आगे फाइनेंस में बात करेंगे इनकी। अकाउंट में इतना पैसा रिसीव हुआ, इन्वेंट्री में इतना पैसा खर्चा हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले हमने क्या किया, पहले इंश्योरेंस के लिए पैसा पेमेंट कर दिया, ये सब क्या है, ये सारी चीजें एसेट्स हैं, इनको करंट एसेट्स बोलते हैं। नॉन करंट एसेट्स में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सब। उसके बाद कंप्यूटर खरीदा तुमने, बिल्डिंग बनवाई तुमने, जमीन खरीदी शॉप के लिए, ये सब क्या है, नॉन करंट एसेट्स। इनको हमें रोज रोज नहीं लेना है, ये हमारा मूवेबल है, ठीक, ये हमारा परमानेंट है। ओके, अब ये लायबिलिटीज देखो, लायबिलिटी कहां पे आ गई, अकाउंट पेबल, आपने सैलरी दी, लाइन ऑफ क्रेडिट पे माल दिया, पेरोल लायबिलिटीज, है ना भाई, कोई कस्टमर है आपसे पैसा लेके जाता, आपसे सामान लेके जाता है, पैसा नहीं देता है, पैसा बोलेगा बाद में दिया, तो ये सब क्या है, लायबिलिटीज। वो बोझ आप पे पड़ रहा है, आप उस उधार के बोझ के नीचे दब रहे हो, और जिस चीज से दब रहे हो एक्स्ट्रा, वो आपकी लायबिलिटीज हैं, जिम्मेदारी नहीं, ये फर्जी की लायबिलिटीज हैं। भाई उधार दे रहे हो ना, जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉय रखोगे, जरूरत से ज्यादा सैलरी, भाई एक लिमिटेड एम्प्लॉय रखो, ज्यादा काम करो खुद, तो लायबिलिटीज कम। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म डेप्ट, जैसे आपने लोन ले रखा है, ठीक, तो इस तरह से इक्विटी लायबिलिटीज, जो हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है,
ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, ये बैलेंस शीट होती है। क्या इसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट जो जानना है तो बैलेंस शीट देख लो, किसी कंपनी का प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितना पैसा उसके पास है देखना है तो आप किसी भी डेट की बैलेंस शीट निकलवा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, यह चीज पता लगाने के लिए क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकलवा लो। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें क्या दोनों चीजों का जोड़ होता है, जो दोनों चीजों कि भाई कितनी इनकम हुई, टोटल इनकम कहां कहां से सेल किया तुमने, जो सर्विसेज दी तुमने, जो अदर इनकम, तो टोटल तुम्हारी जो इनकम है, ठीक, वो प्लस जो तुम्हारे एक्सपेंसेस लगे इस इनकम को कमाने में, अकाउंटिंग किया, एडवर्टाइजिंग किया तुमने, छोटे छोटे एसेट्स खरीदे, है ना, बैंक के चार्जेस हैं, कुछ जो सामान तुमने खरीदा बेचा तो उसके जो चार्जेस लगे, तो कहने का मतलब ये तुम्हारा खर्चा है और ये तुम्हारी कमाई है। महीने में तुमने कितना खर्चा किया, कितनी कमाई करी, ये तुम्हारी इनकम है, महीने की इनकम है, ठीक, और ये तुम्हारा क्या है, एक्सपेंस है। समझने वाली बात अगर ध्यान से कि तुम लोग पढ़ाई करते हो, तुम्हारे घर से सपोज करो महीने में 10,000 रुपए आया, 10,000 रुपए तुम्हारे महीने में अकाउंट में तुम्हारे घर वालों ने ट्रांसफर किया भाई पढ़ाई के लिए, सारी चीजें लेने के लिए। अब तुमने क्या किया, तुमने 10,000 में 5,000 रुपए तो तुमने रेंट दे दिए, बचे कितने तुम्हारे पास, 5। अब ये 5,000 में तुमने 2,000 रुपए की होटलबाजी कर ली, ठीक, फिर 4,000 रुपए की, 3,000 रुपए की तुमने किताबें खरीद ली, उसके बाद दोस्तों से उधार मांग लिया 1,000 रुपए, काहे लिए, गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए। तो तुम्हारे पास आया कितना, 10,000, तुमने खर्चा कितना किया, 11,000 किया, तो तुम्हारा टोटल लॉस कितने का हुआ, टोटल लॉस तुम्हारा हुआ 1,000 रुपए का। यानी तुम्हारी जो कंपनी है वो नुकसान में, घाटे में है। तुम कोई कम्युनिटी फार्मेसी खोलते हो, राइट, कोई कम्युनिटी फार्मेसी खोलते हो, कम्युनिटी फार्मेसी में सपोज करो कि 5 रुपए की तुम दवा खरीद के लाते हो, 5 रुपए की तुम दवा खरीद के लाते हो, तुमने 5 रुपए एक्सपेंस किए, ठीक, खरीद के। दूसरा, अब इससे इनकम तुम्हारी हुई कितनी, मात्र 4 रुपए की, मात्र 4 रुपए की इनकम हुई, तो टोटल तुम्हारा लॉस 1 रुपया का। तो कहने का मतलब कितनी तुम्हारी इनकम है और कितना तुमने खर्चा किया, राइट, वो टोटल मिला लो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारा टोटल एक्सपेंसेस। तो यहां पे नीचे पे पता चल जाएगा तुम प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, बराबर। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल। हर घर में हर स्टूडेंट या किचन में भाई किसी फीमेल को घर, भाई मान लिया पापा ने मम्मी को 25,000 रुपए दिए कि भाई किचन खर्चा चलाना है। अब 25,000 में कभी कभी मम्मी ने क्या किया, भाई 20,000 में खर्चा चला लिया, तो 5,000 उनकी अपनी जेब में गए, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 का हुआ। कभी कभी 25,000 या 26,000 के खर्चे हो गए, उस महीने नेट लॉस कितना हुआ, 1,000 रुपए। लेकिन अगर सालाना जोड़ोगे तो एवरेज कंपनी हमारी प्रॉफिट में जा रही है, राइट। इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। भाई यहां से इनकम और एक्सपेंस को माइनस करोगे तो अगर माइनस में आया तो लॉस है और प्लस में आया तो आपका प्रॉफिट है। तो ये किसी भी जो बिजनेस अकाउंटिंग ईयर होता है, बिजनेस अकाउंटिंग ईयर होता है बेसिकली कब से कब चलता है, ये तुम्हारा चलता है कब से कब तक, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से भाई 1 अप्रैल टू 30 मार्च, 30 मार्च ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है। तो इस टाइम पीरियड में तुम कितना प्रॉफिट एंड लॉस किए, कहां से पता चलेगा, ये तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा। ओके, तो दिस अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑर्डर टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है किसी बिजनेस का, राइट, ड्यूरिंग कहां पे, अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड तुम्हारा कौन सा है, ये 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है।
ये बात हुई। स्टेटमेंट में क्या क्या होता भाई, स्टेटमेंट में इनकम अकाउंट, जैसे कितना रेवेन्यू तुमने कमाई तुम्हारी हुई, सेल से कितनी कमाई हुई, कितना इंटरेस्ट से तुम्हारी इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर तुमने जो रेंट पे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड जो तुमने बेची है, जो गुड्स बेचा है उससे तुमको कितना फायदा हुआ। ओके, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से तुम्हारे कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने खर्चे हुए, सैलरी देने में कितना एक्सपेंस हुआ, राइट। इन सब चीजों का हिसाब किताब कि कितना तुमने प्रॉफिट कमाया और कितना तुमने खर्चा किया, दोनों को माइनस कर दो, पता चल जाएगा तुम प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। तो एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपेंसेस दैट कैन इंक्लूड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, जैसे सेल टैक्स, मेंटेनेंस जो चार्ज हमने दिया है ना, ये सारी चीजें हम ऐड करके देखते हैं, ठीक। प्रिंटिंग और स्टेशनरी में कितना खर्चा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना हुआ, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में कितना एक्सपेंस हुआ, राइट। रेगुलेटरी एक्सपेंसेस, भाई रेगुलेटरी एक्सपेंसेस में हमें अप्रूवल्स लेने हैं, है ना, गाइडलाइन के हिसाब से काम करना है, सॉफ्टवेयर हमको अपडेट करके रखना है, प्लस कोई इंस्पेक्शन आता है तो उस पर खर्चा। फ्रेट कैरियज ऑन सेल्स मींस किसी चीज को अगर घर तक आपको पहुंचाना है, किसी को होम डिलीवरी करनी है, उसमें जो खर्चा आएगा वो भी आपका एक्सपेंस है। वेजेज एंड सैलरीज, भाई किसी का इंश्योरेंस लेना है, कुछ मेंटेन करना है, लोगों को सैलरी देनी है, ये सारे खर्चे कहां से आएंगे, ये सारे खर्चे आएंगे कहां पे, एक्सपेंसेस में आते हैं हमारे, राइट। तो इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर हम बात करें कि भाई बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है डिफरेंस, तो देखो टाइप ऑफ अकाउंट में अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या, नॉमिनल जो एक्सपेंसेस एंटर किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक, वो हैं बैलेंस शीट में, चाहे पर्सनल बैलेंस शीट से ही सब आपको एग्जैक्ट डेटा पता चलता है। बैलेंस शीट में चाहे आपके पर्सनल खर्चे हों, चाहे प्रोफेशनल खर्चे हों, अल्टीमेटली कंपनी में जितने 1 करोड़ रुपए आए हैं तो पूरा हिसाब तुमको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। बैलेंस शीट के अलावा यह हिसाब तुमको कहीं नहीं मिल सकता, बराबर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई दोनों अकाउंट का, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। बैलेंस शीट क्या है, अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है बैलेंस शीट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। किसी पोजीशन की, किसी फर्म की अगर पोजीशन जाननी है कि कितनी स्ट्रांग है पोजीशन, तो ये जानने के लिए हमको बैलेंस शीट देखनी होती है, ठीक। फिर साइड की बात करें तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉफिट लॉस बैलेंस, ये एग्जाम में पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड रिप्रेजेंटिंग ऑल द एक्सपेंसेस। किधर, ये जो डेबिट साइड है जिधर हम एक्सपेंसेस जो हमारा खर्चा हुआ, जो हमारे एक्सपेंसेस हुए, वो किस तरफ रहेंगे, वो रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक। एंड लॉसेस राइट हैंड साइड, क्रेडिट रिप्रेजेंटिंग ऑल द इनकम। तो राइट हैंड साइड पे क्या, जो क्रेडिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकम, जो हमारी इनकम हो रही है वो राइट हैंड साइड पे। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपेंसेस और राइट हैंड साइड पे तुम्हारी इनकम, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एट ऑल लेफ्ट हैंड साइड, जो लायबिलिटीज हैं देखो हमने इधर दिखाया भी है, जो बैलेंस शीट की बात करें ना, ठीक, ये देखो बैलेंस शीट, ये लायबिलिटीज हैं और ये तुम्हारे एसेट्स हैं, ठीक है। यस, तो लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड और जो एसेट्स हैं वो किधर है, राइट हैंड साइड। लायबिलिटीज इधर थी लेफ्ट हैंड साइड और ये किधर एसेट्स थे, राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर नेचर क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एक तरह का अकाउंट है, और बैलेंस शीट क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट को अगर इन शॉर्ट बोलें तो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी का। आपको जानना है तो बैलेंस शीट निकलवा लो, उसकी पोजीशन अच्छी है खराब पता चल जाएगा। स्पेसिफिक और डेट पीरियड की बात करें तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड स्पेसिफिक पीरियड मींस कब, अकाउंटिंग ईयर में। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एक स्पेसिफिक डेट में, एक स्पेसिफिक, ये पूरे साल का हिसाब लेखा जोखा है, ये किसी एक डेट का निकाल सकते हो कि इस डेट में निकाल के ले आओ, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एक तरह का अकाउंट है, और बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो हमने बताया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बेसिकली प्रिपेयर्ड बिफोर
बिफोर क्रिएटिंग द बैलेंस शीट। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के पहले प्रिपेयर किया जाता है, और बैलेंस शीट का प्रिपेयर किया जाता है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। ध्यान रहे, ये पहले आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले आया है, ठीक, तो ये पहले बनेगा। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, उसके बाद आप बैलेंस शीट बना सकते हो, बराबर। तो बैलेंस शीट बाद में बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब भाई सोर्स क्या है फाइनेंस का? सोर्स कहां से फाइनेंस इकट्ठा करोगे? तो देखो, इंटरनल सोर्स मतलब जो हमारी जेब में पैसा है, जो हमारा अपना है। एक्सटर्नल सोर्स जो हम दूसरे से उधार ले लिए किसी भी तरीके से, इसको दूसरे तरीके से इक्विटी फाइनेंस कैपिटल जो हमारे पास है, जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है, जो हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं, जो हमारा फर्म है, हम इस पे लोन ले सकते हैं, हमारा अपना है। बारोड फाइनेंस कैपिटल जो एसेट्स टेकन लोन फ्रॉम द बैंक एंड अदर सोर्सेज, जो प्राइवेट बैंक है, बजाज फाइनेंस है ना, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनसे मीन्स हमें उधार लिया, और ये हमारा अपना है खुद का। हमारे पास इक्विटी शेयर पड़े, हमने उनको बेच दिया, हमारी जेब में जो रुपया पड़ा हुआ है हमने उसको बेच के निकाल लिया पैसा, ये हमारी अपना है, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स हमारा अपनी जेब का रुपया, एक्सटर्नल जो हम दूसरे से उधार लेते हैं। इंटरनल सोर्स कैसे कैसे हो सकते हैं? शेयर इशू कर दिए हमने, हमारे पास जो स्मॉल फर्म है इससे जो पैसा आया हमने क्या किया, बड़े फर्म में हमने इन्वेस्ट कर दिया, वहां से हमें कमाई आ रही है, ठीक। ओनर इन्वेस्ट हिज ओन मनी, अपनी मनी, वन मैन ऑपरेशन और पार्टनरशिप कर ली किसी के साथ हमने, ठीक है। हाउएवर जो लार्ज बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, अभी देखो वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरप्राइजेज होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो कंपनी है उसके 100 पर उसके क्या करते हैं, लगभग 20%, 30% जितना जरूरत है, ठीक है, इसके शेयर वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, इसके शेयर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। मींस शेयर का डिबेंचर कर दिया, किस कैसे? आईपीओ के फॉर्म में। टाइम टाइम पे देखते होगे आईपीओ लॉन्च होते रहते हैं, राइट। तो शेयर मार्केट में लॉन्च कर दिया, अब आप खरीदोगे, इनका मान लिया शेयर का प्राइस 10 रुपया, इन्होंने कहा हम 50 रुपए में बेचेंगे, 50 रुपए में बेचेंगे, ठीक, मार्केट वैल्यू क्रेडिट के हिसाब से। तो 10 रुपए को, 10 रुपए की चीज तुमने 50 में खरीदी, इस इंसान के पास 10 के बदले 50, मींस 5 गुना ज्यादा पैसा आ गया, राइट। तो कहने का मतलब इस तरीके से भी पैसे जुटाए जा सकते हैं, ओके। तो कुल मिला के टाइप्स ऑफ शेयर की बात करें तो एक प्रेफरेंस होता है, दूसरा इक्विटी होता है। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको वरीयता पहले दी जाती है, मींस अगर प्रॉफिट होता है कुछ, ये फिक्स्ड होता है, ये वो शेयर होते हैं जो टाइम टाइम पे, लिमिटेड टाइम पे डिविडेंड देते रहते हैं, डिविडेंड देते रहते हैं। डिविडेंड हमने बताया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को अपने एम्प्लॉय में, अपने शेयर होल्डर्स में, भाई हमने शेयर खरीदे मींस हम पार्टनर हैं उस कंपनी के, तो अपने शेयर होल्डर में वो प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट को तो बोलते हैं डिविडेंड। तो जितने शेयर होंगे, पर शेयर कितना फायदा हुआ, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाता है। जिसको शेयर मार्केट जो खेलता है उसको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, अदरवाइज मैंने बताया ना, एक चैनल देखना, उससे क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इवेंट द कंपनी लिक्विडेशन, शेयर होल्डर्स रिसीव द फिक्स डिविडेंड। अगर कहीं जो भी एसेट्स है उस कंपनी का वो बेचती है, नीलाम करती, कुछ भी, तो जो आपने शेयर ले रखे हैं वो आपको फिक्स, जो आपके शेयर का प्राइस है, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में आपको डिविडेंड पहले मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी शेयर है, डिविडेंड यहां भी मिलता है, लेकिन इक्विटी शेयर में कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। बहुत कम इक्विटी के शेयर मार्केट में शेयर्स हैं जो टाइम पे डिविडेंड देते हैं, लेकिन अगर वहीं प्रेफरेंस शेयर लिए जाएं तो इनका फिक्स है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि भाई इनमें फायदा कम होता है, इनमें फायदा कम होता है तो गेन कम होता है, कहते हैं ना मोर रिस्क मोर गेन। तो ये इनमें तुम्हारा फायदा फिक्स है कि इतना रुपया लगभग तुम्हारा डिविडेंड हर साल आएगा,
या इतने महीने पे आएगा। इक्विटी शेयर में इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ हैं कंपनियां जो देती हैं, कभी कभी उनका मन हुआ कि देंगे, कभी कभी मन हुआ नहीं देंगे, इस बार हम नहीं देंगे, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं पैसा, भाई पैसा हमारी जेब में आ गया, हमारा मन होगा हम एक्सपेंशन करेंगे, हमारा मन आया तो हम क्या करेंगे, आप में बांट देंगे। इक्विटी शेयर है ना, इक्विटी के ऑर्डिनरी शेयर होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर बोलते हैं। स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड राइट जो है ये जरूरी नहीं है, ये कंपनी जो लिक्विडेशन है, इक्विटी शेयर होल्डर इनको तब पैसा मिलेगा, इनको इक्विटी वालों को तब पैसा मिलेगा जब ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जितना भी बकाया है, मींस दे डू नॉट रिसीव इंटायर लेफ्ट ओवर डिविडेंड अंटिल, कब तक, अंटिल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन पेड। इक्विटी शेयर होल्डर को तब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि जितना हिसाब किताब बनता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इनको जब तक पैसा पूरा नहीं मिल जाता, जब हां इनको मिल गया उसके बाद जो बचता है वो आप तक आएगा। लेकिन इफ देयर इज नो प्रॉफिट, उस केस में आपको एक और रुपया डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं प्रेफरेंस शेयर को इनका डिविडेंड फिक्स है, इनको मिलना ही मिलना है। लेकिन इक्विटी शेयर में अगर कंपनी को प्रॉफिट हो, देखो डिविडेंड कुछ और नहीं है, कंपनी का भाई कहते ना इतना टर्नओवर बढ़ा, इस साल इतना फायदा हुआ, इतने 1000 करोड़ का फायदा हुआ, तो कंपनी क्या कहती है, थोड़ा बहुत अमाउंट हम रिलीज कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स में, राइट। तो ये प्रेफरेंस वालों को तो मिलता है, लेकिन इक्विटी वालों को कई बार होता है कि उस मन में ये आया कि हमने एक कंपनी खोली, इस बार हमारा प्रॉफिट हुआ, हम दूसरी कंपनी खोलेंगे, मींस एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब एक्सपेंशन की सिचुएशन में आपको पैसा थोड़ी देगा, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाएगा, राइट। तो इक्विटी शेयर में मन होगा तो डिविडेंड मिलेगा, मन होगा नहीं मिलेगा, ओके। फिर इशू द डिबेंचर, इशू द डिबेंचर मतलब जैसे इसमें फिक्स्ड बॉन्ड होते हैं, कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने बॉन्ड लॉन्च किए, या कोई कंपनी है उसने 100 रुपए 200 300 रुपए के बॉन्ड लॉन्च किए, उसी को बोलते हैं डिबेंचर, इशू द डिबेंचर। डिबेंचर क्या, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो फर्म है उस फर्म की सील लगी होती है, साइन रहता है एक्सेप्टेंस का। अब वो खरीदते हो आप, 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 500 रुपए के बॉन्ड होते हैं, उन पे आप पैसा लगाते हो, आपको उसने कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, ये सब हाइपोथेटिकल, आपने सिर्फ ये पैसा खर्चा किया और आपके अकाउंट में आया कि भाई इतना का बॉन्ड आपके अकाउंट में है। अब कागज का टुकड़ा लेके क्या करोगे, ये बॉन्ड है, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिबेंचर, ओके। डिबेंचर इज द टिपिकली इशूड द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक। फेस वैल्यू कितनी होती है, 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए आपने खरीदी। अब हो सकता है ये बढ़ते बढ़ते जिस कंपनी का है उसकी फेस वैल्यू बढ़ जाए, उसकी क्रेडिट बढ़ जाए, तो आपने 100 रुपए लगाया, महीने भर में आपके बॉन्ड की कीमत 200 रुपए हो गई, ठीक। जैसे अदानी के शेयर ले लो, है 100 रुपए के शेयर देखो आज 1000 रुपए के शेयर हो गए हैं, बराबर। तो वही है बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर। मींस इस तरीके से भी फाइनेंशियली पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, सोर्स ऑफ इनकम ये भी है भाई, तभी तो अदानी इतने कम समय में देखो देश का इतना बड़ा पूंजीपति बन गया। अब दूसरी बात आती है एक्सटर्नल सोर्स की। एक्सटर्नल सोर्स मतलब हम पैसा किसी से मांगते हैं, मांगने का मतलब जैसे डिबेंचर टाइप कर दिया हमने, डिबेंचर में भी जो हमने बॉन्ड दे दिए डिबेंचर में भी आता है। पब्लिक डिपॉजिट, हमने लोगों से पैसा लिया कि तुम पैसा हमें दो, जैसे लोग कहते हैं ना ब्याज पे पैसा लेते हैं, तुम हमें पैसा दो हमारा प्रॉफिट होगा। भाई आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस किसी की जेब में पैसा थोड़ी होता है, लोग इन्वेस्ट, आओ हमने अपना प्लान दिखाया कि हमारा ये प्लान है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट करोगे जो प्रॉफिट होगा वो शेयर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपके पैसा खर्चा करती है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट, ट्रेड क्रेडिट, इन सब चीजें ये एक्सटर्नल सोर्सेज, यहां से हम जाके पैसा मांगते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो लोन के फॉर्म में हम इनसे पैसा लेते हैं, इनको हम इंटरेस्ट चुकाते हैं, ये सभी के केस में वही है। तो पब्लिक डिपॉजिट आफ्टर द शेयर डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट क्या है, दूसरा शेयर और डिबेंचर के बाद पब्लिक डिपॉजिट सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फंडिंग का। इसमें हम पब्लिक का पैसा, पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ भाई हमारी फर्म में पैसा लगाओ,
ठीक, 1 साल 3 साल के लिए, और इसको हम एक्सटेंड करते हैं। जो हमारा फायदा मिलेगा उस फायदे को हम बांट लेंगे, जितना भी है 11%, 15%, बोलेंगे भाई कुछ भी हो जाए, 11%, 12%, 15%, जो भी प्रॉफिट है ये प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा, बराबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक का पैसा हमने डिपॉजिट कराया और पब्लिक को हमने इंटरेस्ट दिया, उसको विश्वास दिलाया कि 11 से 15% तक का रिटर्न आपको सालाना मिलता जाएगा। भाई पब्लिक को अगर फायदा नहीं होगा तो पब्लिक आप पे पैसा क्यों लगाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम ये काम करते हैं। दूसरा, कॉमर्शियल बैंक की बात करें, बहुत सारी कॉमर्शियल बैंक है, चाहे स्टेट बैंक की बात कर लो, बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लो, ICICI की बात कर लो, ठीक है, एक्सिस बैंक की बात कर लो, ये सब क्या कॉमर्शियल बैंक है, इनसे भी हम लोन लेते हैं जाके, ठीक। ट्रेड क्रेडिट की बात करें, व्हेन समवन आइटम देयर कंज्यूमर्स वेदर द प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर्स, मींस ये मार्केट में हमारी वैल्यू है, इसको पता है, मार्केट वैल्यू हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, इसके बेस पे वो हमको देता है पैसा। उसको मालूम है कि भाई इनके पास पैसे की कमी नहीं है, हम इनको पैसा देंगे तो पैसा हमारा रिटर्न आ जाएगा, इस बेस पे वो हमको उधार दे देता है। इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिबिलिटी या ट्रेड क्रेडिट। मींस हम लंबे समय से पैसे उसके साथ क्या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको इतना ट्रस्ट हो चुका है कि वो हम पे पैसा लगा सकता है, हमें उधार दे सकता है। इवन गांव मोहल्ले में भी जब आप किराने का सामान लेने जाते हो तो अगर वो आपको जानता है कि भाई आपके पास पैसे कमी नहीं, तो आपको उधार जरूर दे देगा, लेकिन उसको मालूम है कि तुम चुका नहीं सकते तो तुमको चवन्नी का भी उधार पैसा नहीं देगा, राइट। तो ये हमारा क्या था, ऑल ओवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। फाइनेंशियल प्लानिंग ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ओके, तो पढ़ते रहिए।